अम्ल, क्षार और लवण पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे उनको अभ्यास किए थे। अब अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उसको भी अभ्यास कर लिया जाए। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः होगा। जो विकल्प दिए है गया है 1 है, 4 है, 5 है और 10 है। तो आप जानते हैं कि क्षारीय विलयन ही लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और उसका पीएच 7 से अधिक होता है। तो एक ही विकल्प 10 दिया है, इसलिए उसका पीएच कितना होगा? आपका 10 होगा, यानी आपका डी विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार आपका इसमें डी विकल्प सही हो रहा है। दूसरा दिया है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह विलयन में क्या होगा? तो आप जानते हैं कि अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उस कैल्शियम कार्बोनेट से आपको HCl या H2SO4 ये अम्ल अभिक्रिया करके ही आपको गैस उत्पन्न करते हैं। विकल्प में जो दिया है NaCl दिया है, HCl दिया है, LiCl दिया है, KCl दिया है, उसमें HCl ही अम्ल है। इस प्रकार आपको जो बी विकल्प दिया गया है आपका HCl वो आपका सही है। तीसरे में दिया है कि NaOH के 10 ml HCl के 8 ml को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का 10 ml HCl के 8 ml विलयन से में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी प्रकार के विलयन कितनी मात्रा चाहिए? तो 10 पर आपका 8 है तो 20 पर कितना होगा? ये डबल हो गया तो वो भी डबल कर देंगे, तो 20 पर आपका 16 हो जाएगा। तो विकल्प में जो 16 यानी डी विकल्प जो दिया गया है 16 वही आपका क्या है? आपका सही है। चौथा में दिया है अपच का उपचार करने हेतु निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जो अपच का उपचार करता है उसी को आप पीछे पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको? तो एंटासिड कहते हैं, जो आपका सी विकल्प दिया गया है। क्योंकि अपच का आपका है तो अपच के लिए जो उपयोग होते हैं उसको एंटासिड कहा जाता है। तो सी में दिया है, सी विकल्प आपका सही है। तो ऐसे करके आपको इसके बाद पांचवें में दिया है कि निम्न अभिक्रिया में से के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। दोनों लिखना है, शब्द समीकरण भी लिखना है और संतुलित समीकरण भी लिखना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो जिंक आपका जिंक है प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा होगा आपका? तो जिंक सल्फेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब इसी को संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो जिंक आपका Zn सॉलिड अवस्था में होगा तो S लगा देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये जलीय विलयन में होगी तो Aq होगा आपका। तीर दिखा देंगे आपका Zn जिंक सल्फेट, ये भी जलीय विलयन में होगा तो Aq लिख देंगे। हाइड्रोजन गैस आपको गैस के रूप में होगी। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि सभी आपको संतुलित हैं। तो यह आपका संतुलित समीकरण हुआ। दूसरा दिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो उसमें क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर, तो इसमें क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस
हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको लिखेंगे तो मैग्नीशियम का Mg ये दंदार आपका सॉलिड अवस्था में होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl होगा, ये जलीय विलयन में होगा, बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन में ही होगा, एक Q प्लस हाइड्रोजन गैस H2 ये गैस के रूप में होगा। अब आपका ये संतुलित के लिए 2G लिख देंगे तो ये प्रकार आपका ये दोनों उसके जिंक प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हुआ, और मैग्नीशियम प्लस तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हुआ। ये इसका सब समीकरण है, ये उसका आपका संतुलित समीकरण है। उसमें तीसरा दिया है तन सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल है और अब का है आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का चूर्ण है प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। अब एल्युमिनियम सल्फेट का जब सूत्र लिखते हैं तो एल्युमिनियम की संयोजकता जो कि 3 होती है, इसलिए यहाँ अब सल्फेट की 2 होती है तो Al2SO4 का होल थ्राइस करेंगे। तो उस स्थिति में संतुलित करने के लिए यहाँ ये 3 है तो यहाँ 3 करना होगा, तो ये हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे, तो आपको 3H2 लिखना होगा। इस प्रकार आपका ये समीकरण हो जाएगा 2Al प्लस 3H2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। तो इस तरह से लिखना है, तो इस तरह से है आपका एल्युमिनियम प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब उसको संतुलित समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2L ब्रैकेट में आपको सॉलिड अवस्था में तो S लिखेंगे और 3H2SO4 ये जलीय विलयन में होगा तो एक Q होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2 ये गैस अवस्था में होगा। चौथा का पूछा गया है आपका, तो चौथा पूछा गया है आपका कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहे की रेत के साथ अभिक्रिया होती है, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहे की रेत है। अब इसमें क्या है आपको आयरन हो गया है, लोहा हो गया है, तो लोहा प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो यहाँ Fe हो जाएगा सॉलिड अवस्था में और तनु क्लोरिक अम्ल होगा, तो यहाँ क्या बनेगा आपको आयरन क्लोराइड बनेगा। तो आयरन क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, यानी यहाँ FeCl2 बनेगा प्लस H2। तो ऐसे आपका FeS प्लस 2HCl एक्वस FeCl2 प्लस H2, तो ऐसे करके आपको ये आपको प्राप्त होगा। तो ये आपके 4 थे, इसको ऐसे करके लिखा गया। अब आगे दिया गया है कि एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक भी में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इसको क्रियाकलाप द्वारा, प्रयोग द्वारा इसको समझाना है। तो खैर ये तो प्रयोग है, लेकिन हम लोग इसको भी समझ लें इस क्रियाकलाप को। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक जार आप ले लेंगे, प्लास्टिक का जार हो, और उसी में कार्क, आपका कार्क जो मिलता है आपका कार्क, उस कार्क को ले लेंगे जो कि आपका बोतल के ऊपर ढक्कन लगा रहता है, वो कार्क का पहले लगता था, अब तो प्लास्टिक हुए तो कई प्लास्टिक लग रहे हैं, इन पुराने वक्त में कार्क लगा रहता है कार्क। तो उस कार्क ले लेंगे, कार्क के टुकड़ा, और उसी कार्क के टुकड़े के किनारे पर 2 आल्पीन चुभो देंगे। इन दोनों आल्पीनों को तार द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तार द्वारा इसको जोड़ देंगे, और तार के बाहर अब इसको चूँकि धारा प्रवाहित करना है तो 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया जाता है, और इसी में जांच करने के लिए बल्ब जोड़ देते हैं, स्विच भी लगा दिया जाता है। इस प्रकार ये परिपथ आपको बना करके इन्हें ऐसा बल्ब स्विच ऐसी व्यवस्था कर देंगे, और ये गैस जार है। अब इसी में बारी बारी से आपका एक बार क्या दिया गया है, एल्कोहल है, तो
तो इसमें एल्कोहल भर लेंगे, इतना तक भरेंगे कि ये आपको ये यहाँ, अभी नहीं कि यहीं तक भरेंगे तो नहीं स्थिति है, आप कम से कम इस तरह से दोनों ये पिनों के बीच में भी एल्कोहल भरना चाहिए, ठीक ना। और अब ये आप ऐसा आपका ये इसमें भरना, इस तरह से इसमें एल्कोहल भर देंगे। अब एल्कोहल भरने पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या पाते हैं कि बल्ब जलता नहीं है, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। इसके मतलब कि एल्कोहल आयनों में विभाजित नहीं हो रहे हैं, उसमें H+ आयन नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार आपका ग्लूकोज के भी मिश्रण को ले लेंगे और ग्लूकोज के मिश्रण को इसमें भी डालेंगे, और ग्लूकोज के मिश्रण को भी डालने पर क्या देखते हैं कि उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह करने पर, स्विच ऑन करने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। इसके मतलब कि दोनों में H+ आयन नहीं है। वही कोई अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है, अगर उसके विलयन को डालेंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, बल्ब जलने लगेगी। इससे सिद्ध होता है कि क्या है आपका, इसे अगर प्रयोग करके देख सकते हैं कि आपका एल्कोहल और ग्लूकोज, ये आप इसमें हाइड्रोजन तो है सूत्र में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एल्कोहल तो कई है आपके, जनरल एल्कोहल C2H5OS, जिसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, मार्केट में ये शराब के नाम से परिचित है, मदिरा के नाम से। तो ये आपका C2H5OS या C6H12O6, ये आपका इस दोनों में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें विलयन में आपको विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसके मतलब कि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जा रहे हैं, आयन के रूप में नहीं हो रहे हैं, जिसमें आपको विद्युत आयनों के रूप में टूट जाते हैं तो उस विलयन में आयन के रूप में पाए जाते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में वो आयन के रूप में होते हैं और उसी कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये आपका प्रयोग था। आगे, आसुत जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। देखिए, आसुत जल प्योर शुद्ध जल है तो उसमें समांतर से हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे तो बहुत कम मात्रा में, वो नगण्य है, उनकी गणना नहीं की जाती है। तो उसमें आसुत जल होगा तो कहेंगे कि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते हैं। जबकि वर्षा का जल अम्लीय होता है, और जब भी अम्लीय क्षारीय जल होगा तो उसमें आपको हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे। अम्लीय जल में अधिक मात्रा में पाया जाएगा हाइड्रोजन आयन, और क्षारीय में आपको कम मात्रा में पाया जाएगा अपेक्षाकृत। जो इस प्रकार आपको जो आसुत जल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण से विद्युत का चालक नहीं होता है आपका। और जो वर्षा का जल होगा वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति होने के नाते उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे और वो आपका विद्युत का सुचालक होगा। जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। वास्तव में अम्ल और क्षारीय व्यवहार जल में जब उनको घोलते हैं तो उसमें H+ आयन उत्पन्न होता है अम्ल से, और क्षार से OH आयन उत्पन्न होता है, उसी कारण से होता है। ऐसे आपको जल में नहीं घोलेंगे, स्वतंत्र उससे से रह रहे हैं, तो उसमें आपको H+ आयन और OH- आयन नहीं होंगे। तो यहाँ चूंकि अम्ल का ही पूछा गया है, तो जल के अनुपस्थिति में जो अम्ल होगा उसमें H+ आयन अनुपस्थित होंगे, और H+ आयन की अनुपस्थिति होने के कारण से ही क्या होगा, वो आपको अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी अम्लीय व्यवहार अम्ल में उपस्थित H+ आयन के कारण ही होता है। उसी प्रकार क्षारीय व्यवहार उसमें उपस्थित OH आयन के कारण ही होता है। तो अम्ल के उपस्थिति में आपको, जल के उपस्थिति में अम्ल में H+ आयन नहीं होने कारण से आपको क्या होगा, वो अम्लीय नेचर प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी इससे क्या समझिए कि वास्तव में अम्लीय प्रकृति अम्ल में उपस्थित H+ आयनों के कारण ही होती है। आगे दिया है कि 5 बिलियन है, ABCDE, और उनका pH क्रमशः 4 है, 1 है, 11 है,
7 है और 9 है। अब इसी को देखना है कि उदासीन कौन होगा। तो आप तो जानते हैं कि 7 वाला क्या होगा, यानी डी उदासीन होगा। ये 7 है इसलिए क्या होगा आपका, उदासीन होगा। और इसमें प्रबल में तो 14 होता है क्षारीय में, लेकिन आपका प्रबलतम क्षारीय में, लेकिन 14 नहीं दिया, 11 ही दिया है और 9 दिया है। और एक विकल्प आपका प्रबल क्षारीय निकालना है, एक विकल्प आपको दुर्बल क्षारीय निकालना है। इसके मतलब क्या हुआ, डी आपको अगर उदासीन है तो ई क्या होगा आपका, जिसका 9 है वो आपका, अब चूंकि दुर्बल और प्रबल क्षारीय के रूप में कहा है तो ये दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। और सी जिसका 11 है वो क्या होगा आपका, प्रबल क्षारीय के रूप में आएगा। उसी प्रकार आपका प्रबल अम्लीय अगर देखा जाएगा तो 1 जिसका आपका, बी जिसका क्या है 1 है वो क्या है आपका, प्रबल अम्लीय होगा। और ए जिसका 4 है वो क्या होगा आपका, तो दुर्बल अम्लीय होगा। ऐसे करके ही बांटना था, तो इस तरह से आपको इस तरह से बांटा गया, जो दिया गया था विकल्प उसी से आधार पर बांटना था, तो ये था। अब इसमें ये कह रहा है कि पीएच मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में, मैंने जिसका कम है उसको पहले लिखिए और उसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में उसी को आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे कम किसका है, सी का है। उससे ज़्यादा किसका है आपका, ई का है। उससे ज़्यादा आपको डी का है। उससे ज़्यादा आपका ए का है। उससे ज़्यादा आपका क्या है आपका, बी का है। तो ऐसे करके, क्योंकि जितना पीएच कम होगा उसके मतलब उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे करके आपको, क्योंकि सी का आपका 11 है, सी का 11 है, ई का आपका 9 है, डी का आपका 7 है, ए का आपका 4 है और बी का 1 है, इसलिए ऐसे करके आपका उसको सजा दिया गया। तो इस तरह से आपका ये प्राप्त हुआ, ठीक ना। आगे दिया है कि प्रखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी ली गई है। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बी में एसिटिक अम्ल डाला गया है। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है। किस प्रखनन में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और प्रबलता का मतलब यही होता है कि वो अभिक्रिया तेजी से करता है। अभिक्रिया तेजी से मतलब कि उसमें क्या हो गए, उसमें आपको अधिक बुदबुदाहट होगी, अधिक आपको उसमें आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार वो प्रबल अम्ल है और उसी कारण से HCl जो होगा, HCl वाले में क्या होगा आपका, अधिक तीव्रता से अभिक्रिया होगी। आगे दिया कि ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो अब जानते हैं कि दूध से जब दही बनता है तो और अम्लीय हो जाता है। अम्लीय का मतलब कि पीएच क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा। इससे मतलब कि जब दही बन जाएगा तो उसका पीएच 6 से कम हो जाएगा। अपना उत्तर समझाइए, ठीक ना। तो अब इससे ही आपका है कि चूंकि जब दूध से दही बनता है तो प्रकृति उसकी अम्लीय और हो जाती है और निश्चित रूप से अतः स्पष्ट है अगर दूध का पीएच 6 है तो उसका पीएच 6 से कम हो जाएगा और जितना दही खट्टा होगा उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। एक वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अभी बताया कि ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 है। अब 6 है तो बेकिंग सोडा आप जानते हैं कि वो क्षारीय प्रकृति का होता है और उसको मिलाने से उसका पीएच मान 6 से बढ़कर के क्षारीय हो जाएगा, यानी 7 से ऊपर हो जाएगा। और ऐसे कर देने से आपका पीएच मान वृद्धि हो जाती है। तो आपको जो प्रश्न बोला है कि बेकिंग सोडा आपका ताजे दूध पीएच की मान 6 बढ़कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, तो क्षारीय इसलिए बना देता है ताकि वो और अधिक अम्लीय न हो, अम्लीय होने में देरी हो उसका, और इसलिए बहुत देर तक वो दूध फटेगा नहीं। फटने से, दूध को फटने से रोकने के लिए ही क्या करता है, वो उसको थोड़ा सा क्षारीय बना लेता है
ताकि वो उसको अम्लीय वो होने में अधिक देर तक बना रहे, ठीक ना। तो अम्लीय होने से बच जाएगा और क्षारीय हो जाएगा तो, और उसी कारण से वो अधिक देर तक फटने से बच जाएगा। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि यह दूध आपको क्षारीय हो गया है। अब क्षारीय दूध है तो जब उसमें जो खमीर होते हैं, जो आपको दही, दूध को दही में बदलते हैं, जो जीवाणु कहिए तो खमीर, तो वो क्या करेंगे, अब उसको, अब चूंकि क्षारीय नेचर हो गया है तो उनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी और उसको तोड़ेंगे भी तो बहुत देर समय तक उसको परिवर्तित करके वो आपका पुनः पीएच को 6 से कम ला पाएंगे और उसी कारण से अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगेगा आपको उस दूध को दही बनाने में। जबकि साधारण दूध होता है तो आसानी से वो अम्लीय हो जाता है और उसको, यानी अम्लीय दूध के मतलब कि जो उसमें ग्लूकोज होता है दूध में, जो लैक्टोज होता है, उस ग्लूकोज को वो आपको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, लैक्टोज को, और उसी कारण से वो दूध दही में जब जमता है तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो वो ऐसे करने से अब वो क्षारीय हो जाएगा, तो उसमें क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, तो उसको बदलने में, लैक्टिक अम्ल में बदलने में समय लगेगा। तो खमीर अम्लीय माध्यम में दूध आपको सक्रिय होते हैं। तो उसके आधार प्रश्न ये था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता रहे थे कि CaSO4 12H2O होता है और ये वायुमंडल से जल को लेकर के 3/2 जल को लेकर के ये CaSO4 2H2O के रूप में परिणित होता है। तो उस रूप में बदलेगा तो जैसे आप बता रहे थे कि आपको जम जाएगा और जम करके वो कठोर पदार्थ बना लेगा जिप्सम, इसीलिए उसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि उस नमी को ग्रहण न कर पाए और वो कठोर बनने से बच जाए। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? 2 उदाहरण भी देना है उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो आप जानते हैं कि अम्ल क्षार के परस्पर मिलने की अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर मिल करके लवण और जल बनाते हैं। उस अभिक्रिया को ही आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो 2 एग्जाम्पल, एक NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, एक ही एग्जाम्पल हुआ आपका। एक KOH प्लस HNO3 ले लिया जाए आपका, KNO3 प्लस H2O। तो ये 2 एग्जाम्पल दिया था, ये 2 एग्जाम्पल इस तरह से आपका दोनों प्रबल अम्ल से और प्रबल क्षार से ले लिया गया है। तो इसके उदासीनीकरण में अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के मतलब क्या है? अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 2 एग्जाम्पल है तो ये दिया गया है। धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उदाहरण उपयोग समझाइए। धोने वाले सोडा और आपका बेकिंग सोडा। धोने वाला सोडा यानी Na2CO3, ऐसे क्रिस्टल जल में 10H2O होता है, उसमें 2 उपयोग बताना है। तो एक तो उपयोग इसका कठोर जल को मृदु, यानी कठोर जल में कठोरता अस्थायी और अस्थायी दोनों होती है, तो ये आपका बेकिंग, ये धावन सोडा जो होता है वो दोनों पर कठोरता यानी अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करने का उपयोग करते हैं। तो इसलिए पहला इसका यूज होगा क्या आपका कि कठोर जल को मृदु बनाने में उपयोग होगा इसका। दूसरा उपयोग आप ये भी समझते हैं कि कपड़ा है, कांच के बर्तन हैं, उसकी सफाई में 2 उपयोग देना है, सफाई करने में उपयोग होता है। वैसे कांच उद्योग है, आपका कागज उद्योग है, उसमें भी इसका, साबुन उद्योग है, उसमें भी इसका उपयोग होता है, लेकिन 2 उपयोग बताना था। उसी प्रकार आपका बेकिंग सोडा का NaHCO3 इसका उपयोग बताना है। तो एक तो उपयोग आपका
एंटासिड के रूप में यानी पेट की अम्लता दूर करने में, और दूसरा अग्नि बुझाने वाले संयंत्र में भी होता है। या ये कहा जाए इसका कि बेकिंग पाउडर के रूप में आपको भोजन बनाने में, जैसे कहने का मतलब कि जैसे आपका पाव रोटी है इत्यादि जो स्पंजी भोज्य पदार्थ होते हैं, इसको बनाने में ये बेकिंग पाउडर के रूप में यूज होता है। ठीक ना। तो ये दो उपयोग आपको पूछा गया था। इस प्रकार आपका जो इस चैप्टर के अंतर्गत अंत में भी प्रश्न थे उसको बताया गया।